सुबह सुबह किसके नंबर लिखवा रहा है? तो किसी और के नंबर ले तो अच्छा लगे, तू इसके नंबर क्या कर रहा है? रिश्तेदारी है? अच्छा अच्छा, कहाँ भाई? कल तू ही मैसेज कर रहा था क्या? है? नहीं इसमें नहीं है। अरे मैसेज मेरे नंबर पे लड़की बन के मैसेज तू ही कर रहा था क्या? लड़की बन के कोई मैसेज कर रहा है? और और वो भी किसको कर रहा है? ये चलिए कोई नहीं। अभी कल लास्ट अपन ने क्या लिख रहे थे, रणथंभौर का चौहान वंश हम देख रहे थे। जलालुद्दीन खिलजी है, उनके हमने आक्रमण देख लिए थे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का हमें देखना है, ठीक है। पहले थोड़ी सी कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद में है नहीं दिखवा ही देंगे, वैसे टाइम नहीं मिला मेरे को पीपीटी बनाने का, ठीक है। इन दिनों में बिजी है कुछ ज़्यादा ही। अब ध्यान देना, देखो 1301 ईस्वी की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है राजस्थान का पहला शाका हुआ। राजस्थान का पहला शाका अगर बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? 1303 को। और इसी को आप क्या बोलते हैं? रणथंभौर का शाका, ठीक है। साके का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, शाका क्या होता है। शाका आपको पता है, एक तरफ तो क्या होता है? केसरिया, और एक तरफ क्या होता है आपका? जौहर। एक तरफ क्या होता है? जौहर। अब ध्यान देना, अब इसका मतलब क्या होता था कि भाई जब कोई भी मुस्लिम आक्रांता आई है, जब कोई शासक होता था उसे पता था कि भाई हम जीत नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि सामने आपकी 8 लाख की सेना है और एक तरफ आप कितने हो? 8000। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई फिल्मों में अच्छा लगता है कि भाई आप सनी देओल गया पाकिस्तान और पूरी पाकिस्तान की आर्मी को कूट पीट के आ गया, वो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। अब 8 लाख है, 8000 को नहीं बख्शेंगे, ठीक है। एक साथ में कूद के भी पड़ेंगे तो कितने को मारेगा आदमी, तो ये तो तय था कि भाई मरना ही है, ठीक है। पर ध्यान देना, इसमें एक चीज़ हुआ करती थी, जब किसी इंसान को ये पता लगता है कि भाई उसे मरना ही है, और उसे यह भी पता है कि भाई इनकी वजह से इसका पूरा परिवार क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि जौहर है, जौहर में क्या होता था कि जौहर में जो भी स्त्रियां होती थी सब मर जाती थी। स्त्रियां क्या करती थी? अग्नि में कूद जाती थी। किस में कूदती थी? आपके अग्नि में। जौहर का मतलब ही अग्नि होती है। कहीं कहीं अपन देखते हैं जैसे रणथंभौर के हम कहते हैं कि जल जौहर हुआ था, ठीक है, करेंगे उसके बारे में बात। रणथंभौर में जल जौहर क्यों कहा जाता है, लेकिन रणथंभौर में भी जौहर हुआ था। जौहर का मतलब अग्नि का ही जौहर हुआ था। जौहर का मतलब ही अग्नि से है, इसका मतलब ही क्या है? आग से है, ठीक है। अब इनको ये पता था इनकी वजह से इनके जो घर है, परिवार है, वो सारा का सारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब उसे ये पता है तो ये मारूंगा। जो वो एक आदमी है वो 10 को ले डूबता था। और इस प्रकार की घटनाएं आपने देखी होंगी, सुना होगा कि 5000 ने अपने कितनों को मार दिया? 1 लाख को मार दिया। वैसे नॉर्मल अगर उनको लड़ने भेजे 5000 को तो हो सकता है 5000 भी नहीं मार के आए वो, लेकिन उनके पीछे के जो घटनाक्रम इस प्रकार का हो जाता था तो पूरे के पूरे क्या है वो गुस्से में लाल पागल होते हैं, पीले होके, और वो क्या करते हैं? पूरे मरता हुआ भी 2-4 को क्या है ले डूबता है। अब ऐसे में क्या है कि ये जौहर में इधर तो महिलाएं हैं, वो क्या होती थी? आपकी अग्नि में कूद जाती थी, ठीक है। और इधर क्या होता था? ये पुरुष वर्ग है वो क्या करता था? आपका केसरिया पगड़ी धारण करता था। केसरिया पगड़ी धारण करके रणभूमि में उतर जाता था, आपके किले के कपाट द्वार वगैरह खोल के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, जौहर में भी एक चीज और ऐड होती है। जौहर है विवाहित महिलाएं करती थी। जौहर की अगर बात करते हैं, जौहर की अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखना, जौहर केवल और केवल विवाहित महिला करती थी, कुंवारी महिलाएं नहीं करती। कुंवारी महिलाओं के लिए मतलब कुंवारी लड़कियों के लिए जौहर है वो परंपरा नहीं हुआ करती थी। अब उनमें यह हुआ करता था कि भाई जब ये पता लगे मुस्लिम आक्रांता आएगी, आक्रमण होगा, तो पहले ही क्या कर दिया जाता था? जितनी भी कुंवारी महिलाएं होती थी आपकी कुंवारी कन्याएं होती थी, इनको क्या है कहीं भी बुआ फूफा वगैरह के कहीं बाहर भेज दिया जाता था, क्या है, या तो ननिहाल भेज दिया या कहीं और भेज दिया करते थे इनको, ठीक है। वहां पर क्या है केवल विवाहित महिलाएं रुका करती थी। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसका संबंध आपके रणथंभौर का जो शाखा होगा इससे जुड़ेगा, ठीक है। कौन सी? देवल देश से, ठीक है। रणथंभौर है जो आपको पता है, मैंने कल बताया था कि आत्महत्या की थी किसने? देवलदे ने, कल मैंने बताया भी होगा आपको। अब ये देवलदे कौन है? आपकी हमीरदेव चौहान की पुत्री। ये क्या होती है? 16-17 साल की कुंवारी कन्या होती, ठीक है। अब इतना समय इनको मिलता नहीं है कि इसको कहीं और भेज दिया जाए, उसको आगे हम जोड़ेंगे। तो इतना ध्यान में रखना है कि आपको कि भाई जौहर जो होता था वो अग्नि जौहर, और वो क्या है? विवाहित महिलाएं करती थी, कुंवारी महिलाएं नहीं करती थी। अब रणथंभौर शाके की अगर रूपरेखा की अगर बात करें, इसके कारणों की अगर हम बात करते हैं तो पहले समझेंगे इनके कारण क्या है। कारणों में तो एक तो कारण सीधा सा कारण है कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था वो साम्राज्यवादी नीति को अपनाता था। साम्राज्यवादी नीति मतलब हर जगह वो क्या है? अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। तो सबसे पहला कारण तो आप कहोगे सर कौन सा? साम्राज्यवादी नीति। कौन सा है? साम्राज्यवादी नीति है उसकी वो। दूसरा ध्यान रखना, राजस्थान के किलों की अगर बात करते हैं, राजस्थान की अगर हम किलों की अगर बात करें, राजस्थान के किले, तो राजस्थान के किलों में 2 ही किले ऐसे थे जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। और सामरिक का अगर बात करते हैं तो सामरिक का अर्थ निकलता है समर से। समर से ही क्या बने हैं? सामरिक। और समर से ही मतलब होता है युद्ध की दृष्टि से। इसी का अर्थ क्या होता है? युद्ध। समर का मतलब ही क्या होता है? युद्ध। सामरिक कहाँ से है? समर से। समर का मतलब होता है युद्ध। कहने का अर्थ है कि युद्ध लड़ने की दृष्टि से अगर राजस्थान में 2 महत्वपूर्ण किले माने गए हैं सुरक्षा की पर्पज से, तो वो कौन माने गए हैं? आपके
दो किले, इसमें दो में एक तो आपका कौन सा है, एक तो चित्तौड़गढ़ का, कौन सा है, चित्तौड़गढ़, और दूसरा कौन सा आपका रणथंभौर, रणथंभौर। ये दो किले हैं आपके सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते थे। अब ध्यान देना, उसके बाद में मैंने कहा कि जितने भी ये दिल्ली शासक थे, जितने भी सल्तनत काल के, ये सारे के सारे कहाँ आक्रमण करते थे, गुजरात पर। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, गुजरात है धनी राष्ट्रों में एक शामिल है। आज भी अगर देखेंगे तो गुजराती लोग हैं काफ़ी पैसे वाले हैं। उस समय जो गुजरात के जो मंदिर वगैरह होते थे, सोमनाथ मंदिर वगैरह, ये इस प्रकार के जो मंदिर हैं, ये काफ़ी धन दौलत से परिपूर्ण हुआ करते थे। सबसे ज़्यादा अगर उस समय माना जाता है कि रिच अगर कोई साम्राज्य माना गया था तो गुजरात वाला क्षेत्र माना गया था। और इसलिए ध्यान रखना, सोमनाथ मंदिर को भी कितनी बार लूटा गया था। ठीक है, अब क्या होता था कि इनका ये होता था कि ऊपर से दिल्ली से, अगर दिल्ली से इनको जाना है, ध्यान देना, अब आपको पता है ये राजस्थान का क्षेत्र है आपका बीच में। ठीक है, यहाँ पर आप कहेंगे सर इधर है आपका कौन सा है, रणथंभौर, कौन सा किला है, रणथंभौर। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है, चित्तौड़, यहाँ पर कौन सा आपका चित्तौड़ का किला है। अब गुजरात यहाँ पड़ रहा है, गुजरात कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर। अब दिल्ली यहाँ पड़ रहा है, दिल्ली है यहाँ पर ऊपर पड़ रहा है। अब यहाँ जाने के लिए इनको कहाँ से गुजरना होगा, एक तो आपके आएंगे रणथंभौर या चित्तौड़ होकर, और फिर होकर आपके क्या जाएंगे आगे। तो दो किले हैं वो इसमें बीच में रास्ते में आते थे, एक तो आपका रणथंभौर का किला और एक आपका चित्तौड़ का किला। इसलिए ध्यान रखना, इन दोनों किलों पर बैठकर, इधर का क्षेत्र गुजरात का, इधर क्या है मालवा का, इधर का क्षेत्र कौन सा, मालवा का। अब यहाँ पर कब्जा करके, अब अलाउद्दीन चाहता था कि मैं रणथंभौर पर अगर किला पे कब्जा कर लूँ तो मैं यहाँ से रणथंभौर से कहाँ पर, गुजरात पर भी नियंत्रण रख पाऊंगा और किस पर नियंत्रण रख पाऊंगा, मालवा पर भी। एक दूसरा कारण ये माना जाता है कि भाई रणथंभौर किले पर आक्रमण करने का इसकी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि रणथंभौर किला, यह किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जहां से गुजरात एवं मालवा पर नियंत्रण रखा जा सकता था, दूसरा कारण ये हो गया। तीसरे कारण की अगर बात करते हैं तो रणथंभौर पर कब्जा करने का जो अलाउद्दीन खिलजी का जो तीसरा जो कारण माना जाता है, वो कारण क्या है, जो दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर, ध्यान रखना, दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर इस समय क्या मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और मंगोल उस समय में अपने आप में पावरफुल रहा करते थे, एक अच्छी शक्तिशाली सेना के साथ में। अब ये मंगोलों पर आक्रमण हुआ, इस समय जो खिलजी था उसने जैसे तैसे करके मंगोलों को एक बार पराजित किया या कुछ भी मुआवजा देकर इनको वापस भेजा। ठीक है, कई जगह ये कहा जाता है जब मंगोल आक्रमण हुआ था तो एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, इन मंगोलों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और जब इन मंगोलों को पराजित किया तो इसकी सेना, जो मंगोल सेना थी ना, जो मंगोल सेना है, मंगोल सेना के लगभग 4000 सैनिकों को क्या बनाया, बंदी बनाया। सैनिकों को क्या बनाया, बंदी। कितने सैनिकों को, 4000, कई किताबें 5000 भी लिख देती हैं। इतने सैनिकों को इन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इनको बोला आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मारे जाओ, काट पीट के नकी करें तुम्हें, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि आप इस्लाम कबूल कर लो। क्या मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है वो क्या कर लो, कबूल कर लो। तो कहा जाता है कि भाई इन 4000 सैनिकों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म क्या है, कबूल कर लिया। और इन्हीं 4000 मंगोलों को दिल्ली में बसाया गया, जिसे आज भी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 4000 सैनिकों को दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से मंगोलपुरी में बसाया गया। ऐसा कर लो, मंगोलपुरी में बसाया। ऐसा नहीं कि पहले नाम मंगोलपुरी था। मंगोलपुरी कब बना, इन 4000 मंगोलों को यहाँ पर ठहराया, इसलिए मंगोलपुरी। अब अलाउद्दीन खिलजी को यह पता था कि मंगोल आक्रमण बार बार हो रहे हैं, अगर गलती से मंगोलों ने किस पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर, तो हम कहाँ जाएंगे, कोई ऐसा ठिकाना तो हो जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। अब इसके आसपास अगर सामरिक दृष्टि से अगर कोई किला था तो कौन सा आपका, रणथंभौर का। और यह भी कारण है कि भाई कल को अगर मंगोलों का आक्रमण होता है, मंगोल आक्रमण के समय कहाँ पर पनाह ली जा सके, रणथंभौर में। तो एक कारण ये माना जाता है। ठीक है, और तात्कालिक कारण जो माना जाता है कि भाई तात्कालिक कारण क्या है, इसमें मैं लिख देता हूँ यहीं पर, मंगोल। तीसरा कारण क्या है आपका, मंगोल आक्रमण के समय के रूप में रणथंभौर को काम में लेना, रणथंभौर को काम में लेना, या आप कह सकते हो शरण के रूप में काम में लेना। ठीक है, तात्कालिक जो कारण माना जाता है, तात्कालिक कारण है, मैं बता दे रहा हूं आपको। पता है कि 4000 मंगोल हैं, 4000 मंगोलों को इन्होंने क्या किया, पनाह दी। यहाँ पर दिल्ली में मंगोलपुरी में क्या दी, इनको पनाह दी। ठीक है, अब इन 4000 मंगोलों में कई जो सैनिक थे, सारे के सारे आपको पता है, सारे के सारे क्या थे, सैनिक थे। सारे के सारे क्या थे, सैनिक थे। और सारे के सारे सैनिक थे, तो इनको सेना में भर्ती करना, तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसे फ्री में थोड़ी रखेगा इनको। उनको पता है वैसे सेना कम है, 4000 सैनिक और जुड़ेंगे, प्रशिक्षण पहले से ले रखा है इन्होंने, कोई सिखाना नहीं है, बस तलवार पकड़ानी, अपने आप लड़ेंगे। तो कहा जाता है इन्हीं 4000 मंगोलों में 2 सूबेदार थे। 2 सूबेदार की अगर बात करते हैं तो वो कौन है, एक तो मोहम्मद खां,
एक तो क्या है मोहम्मद खां और एक था के हबू, के हबरू भी बोल देते, के हबू भी बोल देते। ये दो यहाँ पर क्या है जो प्रमुख यहाँ के इनके जो सूबेदार थे, सेनापति थे 4000 का इनका, ये किसमें शामिल हुए आपके, ये दोनों के दोनों किसमें शामिल हुए, खिलजी की सेना में। ये किसमें थे आपकी, खिलजी की सेना में, किसमें शामिल थे, खिलजी की सेना में ये शामिल थे। अब क्या है कि मैंने कहा कि बार बार जो गुजरात पर धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किए जा रहे थे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये इसमें, ये एक बार ध्यान रखो, एक कारण और मैं बता दे रहा हूँ। उसके अलावा देखो ये एक जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है 4 नंबर का, वो आपको पता है इसके चाचा है, अलाउद्दीन के चाचा, अलाउद्दीन खिलजी हैं, खिलजी के जो चाचा थे, कौन थे, चाचा। और वो चाचा कौन थे, चाचा कौन थे इसके, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी चाचे में आता था, जलालुद्दीन खिलजी है। ससुर माना जाता है पर चाचे के रूप में माना जाता है, कई किताबें चाचा कहती है, कई किताबें ससुर कहती है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा चाचा था, फूफा था, ठीक है। अब ध्यान देना, अब कहा जाता था कि भाई जलालुद्दीन खिलजी किसको आक्रमण, किसको प्राप्त करना चाहता था, असफल रहा था ये असफल रहा था, आपको पता है, रणथंभौर के किले को जीतने में। और लास्ट में इन्होंने डायलॉग भी मार लिया था कि ऐसे 10 किलों को मैं अपने बाल के बराबर भी नहीं मानता। ठीक है, अब कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी को ये पता था कि भाई जलालुद्दीन खिलजी है, उसका भी एक टारगेट रहा था कि भाई हमें क्या करना है, रणथंभौर का किला है उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो ये भी इसके मन में एक था कि भाई रणथंभौर का किला हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। अब उस समय क्या है कि भाई अब आपको पता है कि जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो ये इसका जो विद्रोही था, इसका शत्रु कौन है, मालदेव। मालदेव इसका शत्रु हुआ नहीं हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी का भी शत्रु कौन है, मालदेव। कहने का मतलब दोनों के बीच में रंजिश किसके बीच में चल रही है, अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच में, मालदेव। अब कहा जाता है कि भाई के हबू और मोहम्मद खां हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ में कहाँ गए, गुजरात अभियान पर। कहाँ पर गए, गुजरात अभियान पर। अब ये ध्यान रखना, ये दिल्ली से ये कहाँ गए, गुजरात अभियान पर, गुजरात अभियान पर। गुजरात को लूटा इन्होंने, लूटा। और इसी अभियान में, इस अभियान में कौन शामिल हुआ, के हबू, के हबरू भी कह देते हैं, और एक आपके मोहम्मद शाह है, वो भी शामिल हो जाते हैं, ये भी शामिल हुए। अब हुआ ये कि भाई जब पहले क्या होता था, लूटा जाता था, लूट का माल बांटा जाता था। लूट का माल है, खम्स का नाम सुना होगा आपने, खम्स, एक खम्स नाम आता है, खम्स। खम्स ये क्या है, लूट का माल होता था, क्या है, लूट का माल होता था। इसमें क्या होता था, जैसे खम्स है, इसमें कहता था कि 40% जो लूट का माल है किसके पास जाएगा, राजा के पास में। जरूरी नहीं 40, कहीं कहीं 60 भी आपको देखने को मिलता है। अलग अलग राजा अलग अलग तय करते थे कि खम्स का कितना हिस्सा मेरे को मिलेगा। अब जैसे सैनिकों ने लूटा है, अब सैनिक को लूट के लेके आएंगे, उसका 40% हिस्सा तो किसको दे देंगे, राजा को। बचा कितना, 60%। अब ये 60% हिस्सा है, ये सेना है अपने आप में बांटती थी, सेना क्या करती थी, अपने सभी में आपस में बांटती थी। ठीक है, तो ऐसे ही कि जब क्या है, गुजरात का जो अभियान हुआ, वहाँ पर जो लूटा गया, अब जो लूट की जो हिस्सा बंटवारे हुई, हिस्सा बटा, तो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, मंगोल थे और दूसरे वो क्या है, तुर्क है, ये मंगोल वो तुर्क। अब इनमें जब हिस्सेदारी की बात आई, तो जो आपके के हबू हर मोहम्मद शाह को हिस्सा कम दिया गया। कहने का मतलब है कि बाकी सबने तो मान लेते हैं 20-20 हज़ार रुपये ले लिए, और इनको बोला कि भाई 10-10 हज़ार रुपये भेजे, सुल्तान ने कहा 10-10 हज़ार रुपये दे दो। तो इनके दिमाग में आया कि ये तो इस कारण से है कि भाई ये क्या कर रहे हैं कि हम मंगोल हैं, और इसलिए क्या है, 2 भाग कर रहे हैं। अब उसी में कहते हैं कि भाई जो मोहम्मद शाह है, क्या है कि भाई तेरे ये 10 हज़ार फेंक के मारे उसके मुंह पर, बोले तेरे राजा को दे देना, तेरे सुल्तान को दे देना, कि भेंट से कम पड़ रहे हैं तो मेरी तरफ से और रख ले। अब ये सब चीज़ें इनको पता लगी कि भाई राजा ने कोई भेंट भेजी है, ठीक है, और उस भेंट को आपने लौटाया है, तो आज की तरह ये नहीं था कि भाई कोई नहीं, हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे, उसके ब्याह में नहीं जाएंगे, वो नहीं आया तो पहले गले ही काटे जाते थे। बोला अच्छा ऐसे बात है, पकड़ के लाओ, खाल उतार लो। तो अब इन दोनों को ये पता लग गया कि भाई जो हमने वापस जो इनकी भेंट को लौटाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी पुरस्कार तो देगा नहीं। ठीक है, तो इनको पता था ये यहाँ से निकले, और निकल कर ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए, अब ये दोनों है, ये दोनों निकल कर कहाँ चले गए, रणथंभौर। कहाँ चले गए, रणथंभौर। और किसके पास में आ गए, हमीरदेव चौहान के पास में। हमीरदेव चौहान कहते हैं कि भाई उस समय देखो अपने राजस्थान की यहाँ पर परंपरा भी रही है कि राजस्थान में एकमात्र ऐसी मेरे को राजपूत रियासतें ऐसी लगती है जहाँ पर एक तो माँ के उदाहरण, पत्नी के उदाहरण, ठीक है, ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि भाई जहाँ पर एक पत्नी है, वो भाई गला इसलिए काट देती है कि उसका पति है कि भाई युद्ध भूमि में जा नहीं पा रहा है। यहीं पर एक पत्नी है, अपने पति के लिए किले के दरवाजे बंद करवा देती है, क्यों, क्योंकि वो युद्ध से हार के आए। ठीक है, यहाँ पर एक बेटी ऐसी है जो पिता युद्ध में जाने से कतरा रहे, मतलब 50 हज़ार की सेना के सामने कभी सर नहीं झुकाया। ठीक है, और वो आज युद्ध में जाने से कपकपा रहे हैं, तो बेटी है जो उस पिता की मान रखने के लिए स्वयं क्या कर देती है, जल में कूद जाती है। ठीक है, यहीं पर सारे के सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं राजस्थान में। यहीं पर ऐसा है कि भाई कोई शरणार्थी आ गया, तो शरण में अगर किसी ने आ गया, तो शरण देने के बदले उसने अपने प्राण देने मंजूर किए, लेकिन उसे शरणार्थी को बाहर नहीं सौंपा। अब चाहता तो भाई, अब अलाउद्दीन खिलजी का मेन उद्देश्य तो क्या था, इन दोनों को पकड़ने के लिए, के हबू और किसको, मोहम्मद शाह को। अब वहाँ पे चाहता तो भाई हमीरदेव को इनको बाहर गेट के बाहर खड़ा करके ताला लगा लेता, वो ले जाओ इनको, अलाउद्दीन खिलजी वैसे चला जाता। लेकिन इन्होंने क्या है, मरना स्वीकार किया कि भाई हम मरेंगे, वापस शरणार्थी है, हम उसको, हमारी जो मान है, जो सम्मान है, उसको हम बनाए रखेंगे। अब ये दोनों कहाँ चले गए, रणथंभौर। अब रणथंभौर क्यों गए, क्योंकि देखो हमीरदेव भी किसका दुश्मन है, अभी हमीरदेव भी किसका दुश्मन है, आपका अलाउद्दीन खिलजी का। अब दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। अब ये दोनों चले गए किसके पास में, हमीरदेव के पास में। अब दोनों चले गए। अब इन दोनों से अलाउद्दीन खिलजी पहले से भी खुन्नस में था। ठीक है, कहने का मतलब है ये खुन्नस तो पर निकल नहीं पा रही थी। खुन्नस में इसलिए था कि अलाउद्दीन की बेगम थी एक,
ठीक है। और उस बेगम का संबंध किससे था? मोहम्मद शाह से। ठीक है। तो कहने का चिमना बेगम नाम है इनकी, बेगम के नाम की अगर बात करते हैं तो नाम क्या है? चिमना बेगम। चिमना बेगम। और कहीं ना कहीं ये बात किसको? अलाउद्दीन को पता था कि भाई इन दोनों का क्या है? चक्कर चल रहा है। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी भी करे तो करे क्या, तो पहले से इनके बीच में क्या खुन्नस में था। अब खुन्नस में था तो इनको मौका मिल गया, ऊपर से इसने क्या कर दिया, यहाँ पर इनका लूट का जो माल था, जो हिस्सेदारी वापस लौटा दी, तो इसको बहाना मिल गया। ऊपर से किसके पास चले गए? रणथंभौर के चौहान है हमीर देव के पास में। अब कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है, हमीर देव को एक पत्र लिखता है कि साहब जो हमारे दो मेहमान आए हैं आपके पास में, उनको आप भेज दीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा आगे युद्ध वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पर यह कहते हैं कि हमीर है, हमीर को हमीर हट के लिए जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने कहा कि एक बार उसने हट कर ली तो फिर प्राण देने मंजूर है, बाकी वैसे नहीं। अब ऐसे में क्या है कि भाई ये नहीं लौटाते हैं, तो कहा जाता है कि भाई उधर से क्या है, आपके अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेके आते हैं। और रणथंभौर का किला ऐसा है, बख्तरबंद जैसे इसके कहते हैं, बख्तरबंद ऐसा पहाड़ी पर ऐसा दुर्ग है जिसे भेदना मुमकिन नहीं नामुमकिन जैसा है। कहने का मतलब अगर उसको भेदना है तो आप मेन दरवाजे से ही जा सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है कि आप उसमें घुस सकें। जैसे आप देखेंगे जालोर का किला देखेंगे, जालोर के किले पे भी आक्रमण होगा, तो जालोर का किला जीता गया था दीवार तोड़कर, किले की दीवार तोड़कर, पीछे की दीवार में छेद कर कर। और पीछे की दीवार में देखो, वहां पर भी देखो, एक उदाहरण वहां पे भी मिलेगा आपको। जालोर का साका जब हम पढ़ेंगे, वहां पे भी एक पत्नी है, अपने पति को इसलिए मार देती है कि उसका पति विश्वासघात करके है। ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि जालोर के किले में आप देखेंगे तो वहां पर जो बीका है, बीका करके एक व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, विश्वासघात करते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी को बताते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उसको बुलाते हैं कि भाई इधर आ जा। उसको पूछते हैं, उसको लालच देते हैं कि ये भेंट ले, पैसा ले और तू मेरे को बता। तो बोला कि भाई कैसे जाए इसमें? तो बोला कि मेन दरवाजे से तो आप जा नहीं सकते, बोला दीवार से तोड़ के जाओगे। बोले दीवार एक कच्ची है, कच्ची दीवार है, कच्ची दीवार से तोड़ के जाएंगे। तो फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी बोला, पता कौन सी जगह से? बोले वो नहीं पता। अलाउद्दीन बोला, दो रैपटे मारूंगा तेरे को, कच्ची दीवार बोल रहा है और पता नहीं तेरे को। बोले ये तो नहीं पता कच्ची दीवार कहाँ पर ये मेरे को जरूर पता है कि कच्ची दीवार का पता कैसे लगाए। ठीक है। अब वो बोला कि वो बता दे फिर कच्ची दीवार का पता कैसे। अब बोला कि कच्ची दीवार का पता लगना है कि किले के चारों ओर आप क्या है, राई छिड़कवा दो। राई आती है ना सरसों जैसी, राई ऐसी होती है बहुत जल्दी अंकुरित होती है। कहने का मतलब रात रात भर में ही क्या है, वो नमी पकड़ कर क्या है, अंकुरित हो जाती है, जमीन से निकलना शुरू हो जाती है। बोलो जहाँ पर किले की दीवारें हैं, वो मतलब आसपास की जमीन है वो कमजोर है, वहाँ पे राई क्या हो जाएगी, अंकुरित हो जाएगी। और वहीं पे कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है, रातों रात वहाँ का जो क्षेत्र है वहाँ पे राई है दुगने तिगनों दामों में, मतलब 100 रुपये की, 1 रुपये की चीज़ को उसने 100 रुपये दिए, 1 रुपये की चीज़ के क्या क्या दिए, 100 रुपये दिए। और वहीं पर क्या है कि सारे के सारे आसपास के क्षेत्र की राई है वो उसने क्या है वहाँ से खरीदी और चारे किले के चारों तरफ क्या है बिखरवा दी। और उसी में कोई आलसी इंसान था, जो एक कहावत होता है ना, जैसे अपने हिंदी में कहते हैं, जब अब क्या मतलब चिड़िया चुग गई खेत वाली, कौन सी कहावत है? अब पछतावे क्या फायदा जो चिड़िया चुग गई खेत। ये तो अपने हिंदी की कहावत है। और अपने राजस्थानी में कहावत बोली जाती है कि राई के भाव तो रात को ही चले गए। अब ऐसे ही क्या, ये कहावत कहाँ से आई? इसी जालोर दुर्ग का जो शाखा हुआ था वहीं से ये कहावत आती है। क्यों? क्योंकि रात के में तो राई के भाव थे बहुत महंगे। वहीं पर एक व्यक्ति है, आलसी आदमी था, सुबह पहुंचा अलाउद्दीन के पास, बोला कि राई लेके आया। अलाउद्दीन बोला 1 रुपये के हिसाब से दे दो। बोला रात को तो 100 रुपये के भाव में, अभी 1 रुपये के भाव में। तब कहते हैं, कहा जाता है कि राई के भाव तो रात को गए, क्योंकि काम उनका हो गया, कौन लेगा 100 रुपये में। तब वो पता लगता है वहाँ पे राई की जो वहाँ पे बिखेरी गई, तो पीछे की दरवाजा जहाँ पे राई अंकुरित हुई थी, वहीं पर क्या होता है, उसको किले की दीवार में छेद किया जाता है, वहीं से सेना क्या प्रवेश करती है। उसी में कहा जाता है जब ये आपके बीका होते हैं, ये बीका जब रात को नशे में जाते हैं बेगम के पास में, और बेगम को खूब सारी रकम देते हैं, तो बेगम को उनकी ये पता लग गया कि भाई इतने पैसे ना तो राजा देगा, कहाँ से आए। तो उसने पूछा, बोले कि भाई ये पैसा कहाँ से आए। अब नशे में था बीका, तो उसने बोला कि भाई क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूँ है। अब क्योंकि अब अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बोला था कि भाई मैं क्या करूँगा, तेरे को राजा बनाऊंगा, ये पैसे ले जा, तेरे पास पैसे पैसा आएगा। तो वो बार बार उसको पत्नी को थोड़ा सा लगा कि भाई ऐसा पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, तो बार बार दबाव बनाती है। तो पहले नहीं बताता, फिर वो कहता है कि क्यों फालतू बहस करिए, तेरे पास पैसा है, मौज कर, रानियों की तरह रहे तू है, रानी बना के रखूंगा तेरे को। फिर वो कैसे जब दबाव डाला, तो नशे में कहते हैं उसने बोल दिया कि कल सुबह अलाउद्दीन क्या करेगा, मैंने उनको रास्ता बता दिया, और कल सुबह अलाउद्दीन है इनको मारेगा, सोनगरा चौहान वगैरह को इनको, और किस पे कब्जा करेगा, जालोर पर, और कल मैं सुबह क्या हूँ, शासक बनूंगा। अब वो पत्नी थी, वो बोले कि भाई ऐसे पति जो विश्वासघात है, जो देश के लिए विश्वास, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसका क्या करेंगे। तो कहा जाता है कि वो पत्नी रात को ही उसे सल्टा देती है। ठीक है। और ऐसे उदाहरण है आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, अन्य कहीं रियासतों में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते आपको। ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि भाई यहाँ पर भी जब एक डेरा डाला गया, तो यहाँ पर जो उनको पनाह दे दी गई, अब पनाह दे दी, अब वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, अब उधर से नुसरत खां को, अलप खां को, ये सेनापति आते हैं उधर से। ठीक है। इधर रणथंभौर की जो शाखा होता है, उससे पहले एक युद्ध लड़ा जाता है रणथंभौर किले के बाहर। ठीक है। और वहाँ पर उधर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन आते हैं, आपके नुसरत खां, और इधर से भीम सिंह वगैरह इसके सेनापति जाते हैं। ये दोनों मारे जाते हैं युद्ध में, लेकिन युद्ध जीत नहीं पाते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना। फिर अलाउद्दीन आता है, फिर वो डेरा डालता है। फिर क्या है, अलाउद्दीन आता है, वो डेरा डालता है। अब वो किला ऐसा है कि उसमें भेदे कैसे, और काफ़ी बड़ा किला है, काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र में है, दुर्गम स्थान है। अब वहाँ पे काफ़ी समय तक बैठे। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सबसे बड़ा था कि उसका दिमाग है वो धोखेबाजी वाला। अब वो कमजोरी पकड़ता था। अब उसने कहा कि ऐसे तो अपन जीत नहीं सकते जब तक इस किले की अपने को कमजोरी नहीं पता लगे, कि भाई जब तक हमें इस किले की कोई कमजोरी हमें नहीं पता लगेगी, तब तक हम इस किले को जीत नहीं सकते हैं। अब उसने क्या किया कि 2 व्यक्ति पड़े, रणमल और रत्तीपाल, 2 व्यक्ति हैं, उनको इन्होंने पकड़ा, जिनका नाम क्या था, एक तो रणमल था और एक का नाम क्या था, रत्तीपाल। उन दोनों को बुलाया, बोला आओ, बोलो पैक वैक बनाओ इनके अच्छे से, शाही। तो पैक वैक बनाई, बिठाए आराम से, बोला कि आप मेरी मदद कर दो, और मैं आपको क्या करूँगा, रणथंभौर के किले का शासक है वो मैं आपको बनाऊंगा, आप मेरे को ये बता दो कि भाई घुसा कैसे जाए। तो बोला कि बहुत आसान है। बोल कैसे? बोलो दरवाजे से होके घुसो। बोले 2 मारेंगे लैपटा तेरे के, ये तो हमें भी पता है दरवाजे से घुसना, पर घुसे कैसे हैं।
तो बोला कि भाई दरवाजे का किस रणथंभौर किले की कोई दीवार इतनी कमजोर नहीं थी कि भाई आप दीवार तोड़ के घुस सकें। अब उसने रत्तीपाल रणमाल ने कहा कि भाई जाना तो आपको दरवाजे से ही पड़ेगा। किससे पड़ेगा? दरवाजे से होकर ही अंदर जाना पड़ेगा। बोला कि दरवाजे से कैसे जाएं, तो वो खोलेंगे नहीं और हम जाएं कैसे? बोला एक ही है कि भाई वो खुद दरवाजा खोल दें, खुद दरवाजा खोल कर लड़ने के लिए आ जाए तो ही पॉसिबल है। तो बोले वो दरवाजा क्यों खोले? जो बोले कि भाई उनका अंदर का पानी खत्म हो जाए, उनका खाने पीने का राशन खत्म हो जाए। तो वो बोला कि भाई चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बताया। बोले कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बोले 2-1 साल में तो खत्म हो जाएगा। तो वहीं वो कहते हैं, फिर वो अलाउद्दीन कहता है मारूंगा तुम्हें दोबारा लटका लटका के 2 साल तक ही बैठा रहूंगा। बोलो दूसरा इलाज भी है। दूसरा इलाज क्या है? बोलो दूसरा इलाज है कि अंदर जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? हिंदू हैं। हिंदू धर्म है उसको काफ़ी पवित्र मानते हैं और गाय को काफ़ी अच्छा मानते हैं, पवित्र। तो बोला कि वहाँ का जो रणथंभौर किले के अंदर का जो पानी का तालाब है, उस तालाब में क्या है कि गाय का जो खून है वो उसमें मिला दिया जाए, ठीक है, तो पानी नहीं पियेंगे वो। और जो वहाँ पे जो अनाज है उसमें गाय की हड्डियाँ हैं वो डाल दी जाए, तो वो अनाज का भी सेवन नहीं करेंगे। तो बोले काम करेगा कौन? बोलो कि अंदर तो 2 ही जा सकते हो, या तो रणमल जाए या रतिपाल जाए। बोले काम भी तुम्हें करना पड़ेगा अगर राजा बनना है तो। अब कहा जाता है रणमल और रतिपाल ने रात के समय गाय मरवा कर तालाब के पास में वो गाय का खून है किसमें डलवा दिया? पानी में। और जो उनके खाने के जो भी भंडारण हुआ करते थे उसमें क्या है? गाय की हड्डियाँ मिलवा दी। अब ऐसे में जब ये सब हो गया तो ये तो पता लग गया कि अब ऐसे में ये था कि अंदर भूख प्यास से मरे, इससे अच्छा मरना तो वैसे भी है अंदर भूख प्यास से, तो इसलिए क्या है कि क्यों ना लड़के ही क्या है मर जाए। और उसके बाद में ये प्लानिंग होती है अब क्या किया जाए। तो ये तय होता है कि भाई क्या करेंगे, पुरुष सारे क्या करेंगे? केसरिया धारण करेंगे। 8000 के पास इनकी सेना होती है, उधर कहते हैं 1 लाख के आसपास किसकी सेना होती है? आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। अब ये कहते हैं कि भाई करना क्या है? बोले केसरिया धारण करते हैं और शाखा करेंगे, और महिलाएं क्या करेंगे? जौहर करेंगे। अब जौहर करेंगे तो जौहर में अब कहते हैं कि जो रंग देवी है, रंग देवी भी काफ़ी बहादुर किस्म की रानी हुआ करती थी। अब जब ये बात सब तय हो गई, सुबह 5 बजे के आसपास ये खबर मिल गई, बताई कि भाई हमीर देव को, और हमीर देव ने तय कर दिया कि भाई हमें क्या करेंगे? शाखा करेंगे। और उसके बाद में कहा जाता है कि हमीर देव अंदर अपने कमरे में चले गए और बैठ गए वहाँ पर, और काफ़ी देर हो गए, 2-4 घंटे सेना तैयार है, केसरिया धारण कर चुकी है, महिला है जौहर की तैयारियाँ कर चुकी है, और कहते हैं कि हमीर देव बाहर नहीं आए कि भाई कोई आदेश दे क्या करें क्या नहीं करें। तो वहीं पर फिर उनकी जो रानी होती है वो रंग देवी, वो जब पूछती है कि भाई क्या हुआ, कि आगे की भाई प्रोसेस क्यों नहीं चालू हुआ कि लड़ने के लिए, तो वहाँ पे सेना कहती है कि भाई जो हमीर देव है वो सुबह से अंदर घुसे हुए हैं, दर्शन ही नहीं दे रहे, कोई ऑर्डर तो दे क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो क्या है कि भाई रंग देवी है जो कहती है, बड़ी गुस्से से अंदर जाती है, वो कहती है जब इतने ही कायर हो तो अंदर बैठकर क्या कर रहे हो? तो क्या तुमसे नहीं लड़ा जा रहा तो हम चले जाते हैं, हम लड़ेंगे, ये करेंगे, ऐसा काफ़ी डायलॉग बाजी महिलाओं की आपको पता ही है। इतना पक्ष लेते हैं। तो उसमें काफ़ी बार सुनने के बाद में फिर हमीर देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कायर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो केसरिया धारण जब जौहर किया जाता था उसमें विवाहित महिलाएं जौहर करती हैं, ठीक है, और जो कुंवारी महिलाएं उसको मैंने पहले कहा कि अपने रिश्तेदारियों में पहले भिजवा दिया जाता था। अब वो कहता है कि मेरे को इस चीज़ से डर नहीं, मरने का डर नहीं है, ना पहले था ना आज है, ठीक है, मैं सिर्फ एक के बारे में सोच रहा हूँ, क्या किसके बारे में? देवल दे के बारे में। अब रंग देवी है उसने भी पहले नहीं सोचा था, अब रंग देवी को पता लगता है कि हाँ इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा। अब बोला कि अब आप तो कर लोगे जौहर, कुंवारी कन्या जौहर करेंगे नहीं, और आपको पता है कि आक्रमण होगा तो किडनैप करके ले जाएंगे, और बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा सोच को मैं डर के मैं सहमा हुआ हूँ। अब कहा जाता है कि ये जब बात पता लगती है किसको? देवल दे को, तो देवल दे उनकी पुत्री होती है, तो उनको पता लगता है कि भाई पिताजी इसलिए युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं, मतलब उनके। फिर वो कहते हैं कि उसमें एक किस्सा और भी बताते हैं कि फिर वो कहते हैं कि भाई रंग देवी कहते हैं क्यों ने अपनी पुत्री को उससे अच्छा है कि अपनी हिचकी क्या करते, हत्या कर दे, क्यों भाई वहाँ पर उस दरिंदगी से अच्छा है कि भाई हम क्या करें, खुद ही इसकी हत्या करते। तो अब कहते हैं कि हमीर देव तलवार लेके जाते हैं अपनी बेटी को मारने के लिए, पर वो जब मारने जाते हैं तो मार नहीं पाते हैं, वो रोने लग जाते हैं वहीं बैठ के। अब ये सब देख के वो कहते हैं कि जब किले की जो दीवार थी उसी के पास मामा देव कुंड, आपका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मामदेसर का कुंड कौन सा है, उससे कुंड में क्या है कि फिर वो अपने पिता की हालत ऐसे देखकर वो जो देवल दे है वो खुद ही क्या कर देती है, जल में कूद जाती है। और उसी से कहते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ? जल जौहर। जल जौहर नहीं हुआ, केवल कहा जाता है कि देवल दे है, देवल दे ही क्या करती है उसमें जल में कूद कर क्या करती है? हत्या का, अपने आप को आत्महत्या करती है। बाकी जितने भी रंग देवी के नेतृत्व में बाकी 1200 के आसपास महिलाएं क्या है, जल अग्नि जौहर ही करती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर कहा जाता है कि भाई इस युद्ध समाप्त हुआ, लड़ लिया गया, मर गए सारे के सारे। अब उसमें मोहम्मद शाह को पकड़ लिया। मोहम्मद शाह को किसने पकड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने बोला इधर आ जा, एक तो बेगम से तू सेटिंग करता है, ऊपर से क्या तू धन है, तेरे को अच्छी खासी रकम दी, तू उसको ठुकराता है, अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। तो फिर कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि बोल तू को क्या चाहिए, क्या चाहता है कि तेरे साथ क्या किया जाए। बोला कि मेरे को 2 इच्छाएं हैं मेरी। बोला बता क्या इच्छा है? बोला एक तो मैं तेरे को जान से मारना चाहता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी को बोलते हैं, तो अलाउद्दीन कहता है ये तो पॉसिबल ना है, ये तो नहीं है, क्या दूसरी बोल। अब कौन सा से कहेगा हाँ तू मार दे मेरे को। बोला दूसरी क्या है? क्या दूसरी क्या है? मेरी ये इच्छा है कि भाई अगर मालदेव का कोई भी वंश है, अगर कोई भी इसके परिवार का कोई भी वंश अगर बचा है तो मैं उसे वापस से रणथंभौर का शासक देखना चाहता हूँ, ठीक है। हमीर देव मालदेव नहीं, हमीर देव। क्या हमीर देव का कोई भी अगर वंशज अगर कोई बचा है मैं वापस से उसको क्या करना चाहता हूँ, रणथंभौर का शासक है वो देखना चाहता हूँ। फिर अलाउद्दीन खिलजी कहता है तू मुसलमान है, आज कुफर का जो किला है आज इस्लाम का किला हो गया। कुफर किसे कहा जाता है? जो मुस्लिम धर्म के अलावा दूसरे धर्म के जो या मूर्ति पूजक जो होते थे, या किसी मूर्ति पूजक के जो व्यक्ति होते थे या कौम होती थी, उन्हें कुफर के नाम से जाना जाता था। अपने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, इसलिए हिंदुओं को क्या कहते थे? कुफर कहते थे। तो काफ़ी उसी से आया, कुफर कहते हैं, ठीक है। अब उसी में कहा जाता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कहता है मोहम्मद शाह को कि भाई आज कुफर का जो
गढ़ है वो आज इस्लाम का हो गया। उस वहीं पर अमीर खुसरो भी कहते हैं ना कि आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया, ठीक है। और क्या आज हुआ है और तू वापस चाहता है कि हम इस किले को क्या कर दें, कुफर को कर दें। तो वो माल यहाँ पर कहते हैं, मोहम्मद शाह कहता है कि देखो कि ऐसा शासक बहुत कम देखने को मिलता है कि भाई एक व्यक्ति को पनाह देने के लिए अगर वो चाहता तो मेरे को कब का बाहर कर देता, ठीक है। एक मेरे लिए एक व्यक्ति को शरण देने के लिए उसने अपना पूरा परिवार खत्म कर लिया, अपना साम्राज्य खत्म कर दिया और खुद भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और ऐसे व्यक्ति के लिए, हाँ देखो जल जौहर किताबें लिखती हैं लेकिन ऑथेंटिक सोर्स पे जाते हैं तो केवल और केवल देवल देवी है वो है ना, उन्होंने क्या है जल जौहर किया था। जल जौहर क्या उसने सुसाइड की थी। जौहर का मतलब ही आपका अग्नि में कूदना है, ठीक है। और वहां पर कहा जाता है कि भाई जो आपकी रंग देवी है और ये है ये अन्य सभी महिलाएं अग्निकुंड में ही जौहर करती हैं। बाकी किताबें हैं वो लिखती हैं जल जौहर का उदाहरण का है। जल जौहर की अगर बात करते हैं तो देवल दे का ही नाम आता है उसमें, ठीक है। और क्योंकि अपने यहाँ पर जो किताबें जितनी भी गाइड चलती है उसमें सभी में लिखा है कि जल जौहर किया, जल जौहर किया, तो अपन भी क्या कर लेते हैं उसको जल जौहर कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना देवल दे एकमात्र है जो उनकी पुत्री है वो जल में कूद कर सुसाइड करती है, बाकी सभी महिलाओं ने अग्नि जौहर ही किया है, ठीक है। तो उसी में कहा जाता है कि है जल जौहर आया है तो उसी के बेस पे बोला जाता है, देवल दे के नाम पे बोला जाता है जल जौहर हुआ है। उसी देवल दे है, देवल दे के नाम पर ही बोला जाता है कि वहां पर जल जौहर का उदाहरण देखने को मिलता है कि जल में कूद कर हत्या की, आपने आत्महत्या की है। बाकी कहा जाता है कि जौहर का जो मीनिंग होता है, जौहर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आपका, अग्नि में कूदना, ठीक है। बाकी किताबें हैं सब कहती हैं जल जौहर किया है, लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं ऑथेंटिक सोर्स में अगर जाते हैं तो केवल देवल दे होती है वो क्या है, जल जौहर करती है, ठीक है। तो उसी के बेस पे बोला जाता है कि किसी महिला के द्वारा जल में कूद कर क्या है अपने प्राण त्यागे गए। तो उसी में फिर कहते हैं कि मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी कहता है बहुत बड़ी चौड़ी बातें कर रहा है कि इसको पकड़ो, कहलाओ साइड में करो इसको, और वहीं पर क्या है उसके भी क्या है हत्या कर दी जाती है। तो ये सारा का सारा किस्सा है आपका किसका, रणथंभौर के किले का। और ऐसे कहानियां पढ़ पढ़ के अगर करेंगे तो एक दिन में एक शासक ही अपना क्या हो खत्म। और अपना पूरा का पूरा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री का सिलेबस है, अपन को लगे साल 1.5 साल, ठीक है। और कई तो टेक्निकल हेल्पर पहले ही बन जाएंगे, कहते हैं बन गए अब तो रहने दो, आप कहानियां वाड़ियां हैं। चलो लिख लेते हैं इसके बारे में। लिखो रणथंभौर का शाका। सर आप रिप्लाई क्यों नहीं करें, इशू क्या कह रहे, राजस्थान की अंतिम सती कौन थी। अंतिम सती बताएंगे आपके कौन है, आपके झुंझुनों के तक आपको देखने को मिलेगी, और जिसके बाद में आपका सती निरोधक अभियान वो कानून है वो लाया गया था, बताएंगे। बताओ प्लीज इशू संग क्या है आपका कि भाई ऊपर करना क्या है, क्या पूछा है इन्होंने। जालोर, सर जालोर की कुंजी कल ही तो बताया था, जालोर की कुंजी कौन सी थी आपकी, जैन दुर्ग। अच्छा सॉरी जालोर की नहीं, आपने इसकी जाने वाले को किसने रोका है, देखो है। अच्छा राजस्थान का देखो सिवाना का दुर्ग है उसको बोला जालोर की कुंजी, ठीक है। और इधर अपन देखें तो जैन दुर्ग को बोलते हैं। सर मेरी आईडी दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं, देखो इसके बारे में मेरे को नहीं पता, ये आप ऑफिस में बोलो आईडी वाईडी का, देखो मेरे को इस चीज़ का। गुरु जी आज चौहान पूरा कर दो, आप चौहान पूरा हो जाएगा, कहानी रहने दो, कहानी रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो रणथंभौर, रणथंभौर का साका, ठीक है। कब हुआ, 1301 ईस्वी में, ठीक है। आक्रमण किसका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का। कारण क्या थे, एक और शांत रहे, कारण की अगर बात करें कारण क्या थे, पहले साम्राज्यवादी नीति, 2 रणथंभौर का सामरिक महत्व, सामरिक महत्व, 3 मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह एवं के हबू को, के हबू को शरण देना, शरण देना। 4 मंगोल आक्रमण के समय, के समय समय संकटकालीन दुर्ग के रूप में रणथंभौर को काम में लेना, रणथंभौर को काम में लेना। उसी में लिखेंगे रणथंभौर के शासक कौन, हमीर देव, रानी कौन, रंग देवी, पुत्री कौन है इनकी, देवल देव, ठीक है। उसी में आप ले लिखना इन्होंने जल में कूदकर सर्वप्रथम जल जौहर किया, जल जौहर किया। ईशु सर पिछली कितनी क्लासें हो चुकी है, काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं ईशु, ठीक है। ललित गुड मॉर्निंग, मानविंदर ठीक है, सिलो कहानी हो गया, ललित सैनी गुड मॉर्निंग, मानविंदर सिंह जय श्री राम, रविंदर वर्मा धन्यवाद। हाँ क्या मंगोल,
मंगोलिया आपका देखेंगे जब रशिया और आपके चीन के मध्य एक मंगोलिया नामक एक क्षेत्र जहाँ गोभी का मरुस्थल है, वहाँ के निवासी थे। हैं? उसमें देखो इतना समय नहीं कि शुरू से चलेंगे, उसमें रिकॉर्डेड पहले वाली है वो रिकॉर्डेड मिलेंगे आगे की जैसे में। हाँ हाँ, अभी जो नया बैच है ना शुरू किया है जो उसमें उसमें शायद मेरे हिसाब से केवल केवल टेक्निकल वाला है। हाँ हो सकता है। हाँ क्या? मंगोल एक अलग थी, मंगोल एक अलग थी, जैसे आप हिंदू हैं, अब क्या है कि आप हिंदू थे पहले तो फिर बाद में कौन है, तो थे वो, हर का अलग अलग है। जल्दी से नोट करें एक बार। उसमें लिख सकते हो तो भाई चिमना बेगम है, इसकी अलाउद्दीन की बेगम का है उसका चिमना बेगम। इसी में 5 नंबर मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की बेगम, बेगम चिमना बेगम, बेगम से प्रेम, बस इतना ही लिख लो। पिछली क्लास पर मिलेंगी क्या? आप रिप्लाई करो ना इनको बच्चों को। क्या? हाँ ऐप में मिलेगी। गुरुदेव न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा अभिवादन। हाँ बिल्कुल मनीष कुमार, स्वागत है आपका। सर जो टेस्ट पेपर होता है उसका पीडीएफ नहीं आता ऑनलाइन, इस टॉपिक से है। टेस्ट सीरीज वाले में उसमें चेक करें, उसमें आ रहे हैं, बता रहे हैं बच्चे। हाँ हो गया। चले हो गया। उसमें ध्यान रखना, इसी में सबसे पहले अब अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू वाट का युद्ध लड़ा गया पहले। हिंदू वाट का बता रहे हैं, हिंदू वाट का युद्ध लड़ा गया। अब ध्यान देना, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने शरण किसको दे दी? के हबू को और आपके मोहम्मद शाह को। पीछे करना, जल्दी करो, जल्दी लिखो। अब कहा जाता है कि भाई 1299 में हिंदू वाट का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, हिंदू वाट के युद्ध में इधर से अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से 2 सेनापति आते हैं, तो नुसरत खां और एक उलुग खां। कौन आते हैं? नुसरत खां और उलुग खां। और इधर से जो आपका हमीर देव है, इसके 2 सेनापति जाते हैं, इसमें एक भीम सिंह और एक आपका धर्म सिंह है। ठीक है, इस हिंदू वाट के युद्ध में कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है भीम सिंह है वो मारा जाता है। भीम सिंह है वो मारा जाता है और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता इस युद्ध का। उसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी है जब इसको विजय नहीं कर पाए तो वापस आते हैं, घेरा डालते हैं, वापस से लड़ा जाता है। तो उस युद्ध में दोबारा जो युद्ध लड़ा गया तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है नुसरत खां, वो क्या है? मारा जाता है। तो भीम सिंह के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा, भीम सिंह के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई आपके रणथंभौर के जो संघर्ष था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, उस संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी या आपके हमीर देव के कौन से सेनापति मारे गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया। तो कौन है आपके? नुसरत खां है वो मारे गए। तो उसी में आप लिखा, इतना हो गया ना। उसमें ध्यान रखना, पहले हिंदू वाट का युद्ध लड़ा गया। आप कहेंगे सर ये कब लड़ा गया? 1299 में। ठीक है, इधर आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन के सेनापति। इधर आप कहेंगे सर हमीर के सेनापति, हमीर के सेनापति। अलाउद्दीन के सेनापतियों की अगर बात करते हैं तो दो है नुसरत खां, नुसरत खान, और एक आपके कौन है? उलुग खान, उलुग खान। इधर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे धर्म सिंह और एक आपके भीम सिंह, भीम सिंह। भीम सिंह को आप लिखेंगे ब्रैकेट में, इस युद्ध में मारे गए, इस युद्ध में मारे गए। अब ध्यान देना, ये खान जो लगाई जाती है ना, खान है, ये खान क्या है कि आजकल तो हर कोई खान लगा लेते हैं, लेकिन खान एक उपाधि हुआ करती थी जनरल की, आप कहें कि प्रमुख सेनापति की। खान ये नहीं कि कोई मुस्लिम है वो सब कोई खान लगाएगा, ऐसा नहीं होता था। पहले खान लगाने की अनुमति उन्हीं को होती थी जो क्या है कि सेना के किसी सर्वोच्च पद पे होते थे, वो क्या अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? खान। फिर बाद में धीरे धीरे इसको क्या है कि हर कोई व्यक्ति ने एक उपाधि के रूप में धारण करना शुरू कर दिया। अब हर कोई व्यक्ति के खान लगाना शुरू हो गया। ठीक है,
उसके बाद में कहेंगे उसमें क्या, इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने रणथंभौर किले के चारों ओर के पर, ऐसा करो, रणथंभौर किले पर डेरा डाला, डेरा डाला। ठीक है। और इसके बाद वापस से दोनों सेनाओं के मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध, जिसमें अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खान मारा गया, नुसरत खान मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत खान है वो मारा गया। सर शब्द बड़े लिखो, हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अभी ठीक है, अभी ठीक है। बुक महंगी क्यों की? मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का भाई। हैं? मैंने नहीं किया भाई, मेरे को नहीं पता है। राजेश बैरवा, गुड मॉर्निंग। हो गया? हो गया? चले तो आगे। ठीक है, अभी ध्यान देना, समझे उसको। अबे यहाँ तक तो काम ठीक था। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि विश्वासघात किसने किया, विश्वासघात किसने किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे रणमल और रतिपाल द्वारा, रणमल एवं रतिपाल द्वारा। ठीक है। और इसी को आप नीचे लिख सकते हो, गाय का खून पानी में एवं अनाज में गाय की हड्डी मिलाना। ठीक है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों को बोला कि भाई तुम्हें मैं क्या करूंगा, राजा बनाऊंगा। और कहा जाता है ये रणमल और रतिपाल ये सेनापति होते हैं किसके? हमीर देव के। ठीक है, उनके प्रमुख अधिकारी होते हैं। इन्हीं को उसने क्या है अपने पक्ष में मिला लिया। उसके बाद में केसरिया कब हुआ, या साके की अगर बात करें तो आप कहेंगे 11 जुलाई 1301 में। ठीक है। राजस्थान का प्रथम फर्स्ट एवं एकमात्र जल जौहर। ठीक है। वहीं पर कहेंगे कि भाई हमीर देव मारे गए। ठीक है। और रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ। रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ। ठीक है। उसी में के हबू
के हबू एवं मोहम्मद शाह की हत्या कर दी गई। मोहम्मद शाह की हत्या कर दी गई। वहीं पर आप लिखेंगे इनाम के रूप में रणमल एवं रतिपाल को मौत के घाट उतारा गया। कहने का मतलब है जब किले पे अधिकार हो गया, दौड़े दौड़े कौन गया, रणमल और रतिपाल किसके पास, अलाउद्दीन का, साहब अब तो दे दो। और वहाँ पे कहते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कहता है जब तुम अपने शासक के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे, तुम जिसके आपके अन्नदाता के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। तो बोले इन दोनों को सल्टाओ कोने में ले जाकर। ठीक है, तो इन दोनों को इनाम के रूप में क्या दिया गया। हाँ, चिमना बेगम से अफेयर चल रहा था भाई इसका है। हाँ, वहीं पर अमीर खुसरो है, उसमें कथन लिख लीजिए यहाँ पे अमीर खुसरो का कथन पूछ लेते हैं। अमीर खुसरो ने कहा आज कुफर का घर इस्लाम का हो गया। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है ये कथन है किसने दिया, तो अमीर खुसरो ने किस किले के संदर्भ में कहा है, तो आप कहेंगे रणथंभौर किले के संदर्भ में ये सब चीज़ें कह रहा है। भाई ये है कि भाई हाँ रोहित बिल्कुल खुर्दगढ़ आप लिख सकते हैं उसमें। क्या कि कहानियों के बेस पे चलते हैं भाई, अच्छा भी लगता है, चीज़ें भी हैं, पर सिलेबस है उसमें बहुत लंबा चला जाता है। फिर कहानियाँ बताओ, फिर उसको लिखवाओ, फिर उसको करो। हो गया। हो गया, चलिए। वो तो आप चूरू के हैं, बीकानेर वाली रियासत में लिखवाए थे तो मैंने आपको। चांदी के घोड़े चूरू के सरदार थे, उनके द्वारा बीकानेर रियासत पे जाके। शांत रहे। कहाँ पर? हाँ, ये देवल दे है, देवल दे ने किया था, कहा जाता है रंग देवी। किताबें आपकी लिखती है कि भाई किताबें तो रंग देवी को भी लिखती हैं कि आपको जल जौहर किया था। कानड़ देव ऐसे कोई कानड़ देव ऐसे कुछ करके एक तालाब है, उसमें कूद कर। एक बार तो शांत हो जाइए, सुनने दीजिए। हाँ बताओ, किसको मारा? मारा नहीं गया था, मार नहीं पाए थे तो उसने खुद अपनी इच्छा से किया ना आत्महत्या। मैंने क्या बताया कि भाई मालदेव के आपके हमीर देव हैं, हमीर देव चाहते थे कि खुद उसकी हत्या कर दें, लेकिन बाद में जब वो कहते हैं कि वो वहाँ पर गए तो उनकी तलवार नहीं उठी और वो मार नहीं पाए थे, तो उसने तो उसकी जो बेटी है, बेटी कहती है कि भाई जब पिताजी इतने मजबूर हो रहे हैं, जब भाई इनकी नहीं चल रहा, तो खुद अपनी इच्छा से उन्होंने किया था। धक्का थोड़ी मारा था उसको, धक्का नहीं मारा, उन्होंने आत्महत्या की थी। वो तो मार देते तब डालते तब वो अलग बात होती, मारा नहीं था उनको। बता रहे खजाइन उन फतू है जो इसकी अमीर खुसरो की जो किताब है उसमें इनकी जानकारी मिलेगी। खजाइन उन फतू, ध्यान देना, लिख लीजिए। इसकी जानकारी है खजाइन उन फतू, खजाइन उल फतू में जानकारी। और ये खजाइन उन फतू है, ये किसकी है? अमीर खुसरो की। ये पुस्तक कौन लिख रहा है? आपका अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो में रणथंभौर किले है, इसकी जानकारी ये बताता है कि खजाइन उन फतू में। सचिन यादव गुड मॉर्निंग, लोकेश मूड गुड मॉर्निंग।
पूनम कुमारी। चलें, चलें आगे, हो गया। दिख नहीं रहा सर जी, वो मत लिखो, वहाँ मत लिखो। ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे लिख देंगे एक बार। ठीक है, हो गया सभी का, बचा है किसी का? अब ध्यान देना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। अब जालोर के चौहान है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसी में आगे लिखो जालोर के चौहान। जालोर के चौहान, जालोर के चौहान, एक बार समझ लें। यहाँ पर चौहानों की शाखा है, शाखा कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पे सोनगरा। शाखा कौन सी है? सोनगरा शाखा, जिन्हें हम सोनगरा चौहान भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। सोनगरा चौहान है, वो भी हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। वहीं पर अगर हम बात करें, ठीक है, जालोर का पुराना नाम क्या है? जालोर का पुराना नाम अगर देखें तो जाबालीपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाबालीपुर, जाबालीपुर। एक बार समझ लें, इस शाखा के संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे कीर्तिपाल, कीर्तिपाल सोनगरा। वहीं पर अगर पूछा जाए कि कब की गई है, कब, तो आप कहेंगे सर 1181 ईस्वी में। जालोर में चौहान वंश की शाखा है, उसकी स्थापना कब है? 1181 ईस्वी में। अगर पूछा जाए कि इनकी उपाधि क्या है, कीर्तिपाल ने उपाधि धारण की है, कीर्तिपाल ने उपाधि धारण की कितु एक राजा, कितु एक राजा की, कितु एक राजा। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? मोनोत नैन्सी, मोनोत नैन्सी है, मोनोत नैन्सी ये जानकारी देते हैं कि भाई इनकी उपाधि क्या थी? कितु एक राजा। और इन्हीं कीर्तिपाल ने आप कहेंगे, इन्हीं कीर्तिपाल ने मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक सामंत सिंह को, सामंत सिंह को पराजित किया। इसी कीर्तिपाल के द्वारा मेवाड़ के एक शासक होते सामंत सिंह, उनको क्या किया गया है? पराजित किया गया है। अब लिख लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। सर इतिहास के कितने टॉपिक बचे? इतिहास का बस छोटा बस बचा है। सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े ना दूजी बार। बिल्कुल सही रोहित मीणा, इन्हीं के बारे में कहा गया। हो गया है, ये नाडोल, नाडोल शाखा। हाँ, ये एक ध्यान रखना, कौन से कहाँ से आए थे? नाडोल से। ये कहाँ के थे? नाडोल के शासक थे, नाडोल से आए थे, नाडोल से। पहली वाली नाडोल है, नाडोल से आकर यहाँ पर इन्होंने अलग से शाखा है। हाँ हाँ, चलें।
ध्यान देना इसके बीच में देखो 2-3 शासक आते हैं, जैसे समर सिंह शासक आएंगे, उदय सिंह शासक आएंगे, त्याचिंग देव हैं वो शासक आएंगे, और एक आपके समर सिंह संग्राम सिंह है, ठीक है, वो शासक आपको देखने को मिलते हैं। अब ध्यान दें इनके बाद की अगर बात करते हैं तो बीच में देखो एक तो समर सिंह आपको देखने को मिलेंगे, समर सिंह है, उदय सिंह है, ठीक है, उसके बाद में चाचिंग देव हैं, चाचिंग देव, ठीक है। ये कुछ शासक आपको देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा कोई इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं जो काम किया हो। इसमें है कि भाई ये बलबन वगैरह है, इल्तुतमिश वगैरह है ना, इनके समय नसरुद्दीन और इल्तुतमिश का आक्रमण होता है जिनको ऐसे फल करते हैं कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर बलबन के समकालीन है वो चाचिंग देव आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेन जो शासक आपके आते हैं वो कौन आते हैं? कानड़ देव, ठीक है। मेन जो शासक आते हैं वो कौन आएंगे आपके? कानड़ देव। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कानड़ देव, कानड़ देव, ठीक है। कानड़ देव की अगर बात करते हैं कि भाई इनका शासनकाल कब से कब रहा है तो इसका ध्यान रखना, एक बार समझ लें। एक बार इनके शासन की अगर हम बात करते हैं शासनकाल कब से कब है तो आप कहेंगे सर 1305 से लेकर 1311, सॉरी 1311 तक, ठीक है। 1305 से लेकर 1311 के बीच में इनका शासनकाल होता है। आपको पता है कि इन्हीं के समय में इनके समय अलाउद्दीन का क्या होता है? आक्रमण होता है। क्या होता है? आक्रमण होता है। पहले समझ लें। अब ध्यान देना इनके समय अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण की अगर बात करें कि कारण क्या है, अब मैं यहाँ पे स्टोरी नहीं सुनाऊंगा पूरी, नहीं तो उसी में चला जाएगा समय, ठीक है। अब कारण की अगर बात करते हैं तो एक कारण तो सब जगह आपको पता है कि साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति है, हाँ, ठीक है। दूसरा है कि भाई यहाँ पर अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या है, नीचे मैंने कहा कि बार बार गुजरात पर आक्रमण करते थे। अलाउद्दीन कहते थे कि भाई हमें क्या है कि आपके क्षेत्र से हमें हमारी सेना भेजनी है, ठीक है, कहाँ पर? आक्रमण करने के लिए, गुजरात पर। और यहाँ पर कानड़ देव इनको मना करते थे कि हमारे साम्राज्य से आपकी सेना नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन की सेना को, अलाउद्दीन सेना को गुजरने से रोकना। क्यों? अलाउद्दीन की सेना जब गुजर रही थी वहाँ से दक्षिण की ओर, तो उसको गुजरने से रोका, वो माना जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखते हैं कि भाई जो अन्य महत्वपूर्ण तात्कालिक कारण जो माना जाते हैं, ठीक है, उसमें माना जाता है कि भाई जो अलाउद्दीन खिलजी है उनकी एक बेगम होती है, बेगम क्या उसकी पुत्री होती है, जिसके नाम की अगर बात करें तो कौन जाता है? फिरोजा, ठीक है। अलाउद्दीन की एक पुत्री होती है फिरोजा। अब ध्यान रखना मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा एक लिख लें, अलाउद्दीन पुत्री फिरोजा एवं कानड़ देव पुत्र वीरमदेव प्रेम, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि भाई वीरमदेव प्रेम में पड़ गए थे। अब कहा जाता है कि भाई क्या है कि भाई दिल्ली है, दिल्ली में बुलाया गया था किसको? वीरमदेव को नहीं, कानड़ देव को, कानड़ देव। अब ये कानड़ देव कहाँ गए? दिल्ली। अब इनसे गलती क्या हो गई? गलती हो गई है वीरमदेव को साथ में ले गए, ठीक है। और कहा जाता है कि वीरमदेव खूबसूरत बहुत हुआ करता था, ठीक है, आपका जैसे हैंडसम हुआ करता था, है? तो कहते हैं कि भाई यही दिल्ली का शासक कौन? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अब इनकी पुत्री है वो क्या है? फिरोजा। इनकी पुत्री का नाम क्या है? फिरोजा। और फिरोजा की नज़र किस पे गई? वीरमदेव पर। अब पहली नज़र में ब्याह नहीं हुआ ठीक है। तो कहने का मतलब है पहली नज़र में पसंद आगे किसको? वीरमदेव, फिरोजा को। अब एक तरफा प्यार हो गया। अब इनको फिरोजा को कहते हैं कि क्या हो गया? प्रेम। वो भी क्या हो गया? एक तरफा। जब दरबार में गए तो भाई यहाँ पर वीरमदेव अपने पिताजी के साथ में बैठे, उधर से फिरोजा घूम रही आगे पीछे है। अब वीरमदेव को ये पता लग गया कि भाई गड़बड़ है, ठीक है। अब वीरमदेव अपने पिताजी को कहते हैं बापू खिसक ले, नहीं तो ये अलाउद्दीन है पकड़ के यहीं पे फेरे करवा देगा, ठीक है, और मेरे को यहाँ नहीं फंसना। तो कहते हैं कि वीरमदेव जो पिताजी को कहते हैं यहाँ से निकलो, ठीक है, नहीं तो भाई सारी सेना अलाउद्दीन की है वहाँ पे, दरवाजे बंद किए, बोलो पकड़ो लाओ कोने में, कबूल है कबूल है कबूल है तो वहाँ से कहते हैं कि वीरमदेव हैं वो पिताजी के साथ में वापस आ जाते हैं। अब फिरोजा कहती है कि भाई हट करती है किसे? खिलजी से। बोलो चाहिए तो यही चाहिए, क्या शादी करो तो इसी से करूँ, बाकी नहीं करूँ। अब उधर से वीरमदेव कहते हैं कि भाई मैं तो करूँ नहीं, मरना पसंद है। तो फिर कहा जाता है कि फिर ये मेन मुद्दा माना जाता है, बाकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो बाद की बातें हैं। उसमें फिर फिरोजा कहती है अगर ये इंसान मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होगा, बोलो कि उसको सल्टाई दो, क्या या तो मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी और का भी नहीं होगा। और उसी के बाद में कहते हैं कि ये आगे का घटनाक्रम है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे क्या होगा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार ये नोट कर लीजिए, अंकित बैरवा गुड मॉर्निंग, ठीक है सर। आज क्लास कितने घंटे की? आज क्लास शायद 11 बजे तक की है। कितने बजे? 2 घंटे टेस्ट है फिर? हाँ अच्छा, एक दिन 2 घंटे, एक दिन पता नहीं, मेरे को तो सर ने बोला 2 घंटे रहेगी। आज 11 बजे तक रहेगी। एक बार बैक ले क्लास, उधर तो आगे मैं कर दूंगा, एक बार बैक ले लेता हूँ। कोई बच्चा लिख रहा है जो, लिख लो जल्दी से लिख लो इसको, कोई लिख लो क्या
मैं आगे बाद में पहले ये जो ये लिख रहा है वो लिख ले, जो वो लिखना है वो लिख लेगा, ठीक है, एक बार में थोड़ा सा। हाँ। हो गया सभी का? सर मैं होता तो शादी कर लेता। हाँ भाई, अब अब तो कहता भाई छोड़ो, जिससे करवाना उसे करवाओ तुम। सर प्रीवियस ईयर पेपर का राजस्थान जीके करवा दीजिए, प्रीवियस ईयर का एक बार रिवीजन करवा देंगे आपको। इससे सर जी, इससे पहले लेके शासक नाम नाम लिखवा करो, नाम लिखवा देंगे आपको। समर सिंह है, उदय सिंह है और चाचिल देव हैं। चले, हो गया। फिरोजा ब्यूटीफुल नहीं थी क्या भाई? मैं तो देवेंद्र देखने नहीं गया कि ब्यूटीफुल थी या सुंदर थी, कैसी थी। चले, ये भाई किसी को कोई लिख रहा था, कोई विद्यार्थी, जल्दी से, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनिए। अब 1308 में अब कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, समझ लें, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजेंगे कहाँ पर? जालोर आक्रमण पर। अब जालोर आक्रमण करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए पहले जहांगीर को जीतना जरूरी था। जब तक जहांगीर को नहीं जीतोगे, जब तक आप रणथंभौर पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने कहा रणथंभौर की जो कुंजी कहा जाता था वो किसको? जहांगीर को। ऐसे ही अगर जालोर दुर्ग को आपको विजय करना है, जालोर दुर्ग पर आक्रमण करना है, तो पहले किसको जीतना अनिवार्य है? शिवाणा को, ठीक है। इसीलिए शिवाणा को क्या कहा जाता है कि भाई जालोर दुर्ग की कुंजी, चाबी या कुंजी कहा जाता है। अब शिवाणा दुर्ग पर अब शासन किसका है? शीतल देव का। और ये शीतल देव है कौन है? ये कानड़ देव हैं, उनके क्या हैं? भतीजे हैं। कानड़ देव है, कानड़ देव के भतीजे हैं वो कौन है? आपके शीतल देव। उधर से कहते हैं कमालुद्दीन गुर्ग है वो आक्रमण करते हैं कहाँ पर? शिवाणा पर। शिवाणा वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बालोतरा में, पहले बाड़मेर में होता था। शिवाणा किले पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करते हैं तो केसरिया धारण कौन करेगा? शीतल देव। और वहाँ पर जौहर किसके द्वारा है? तो मीणा दे। जौहर कौन करेंगे? मीणा दे के नेतृत्व में वहाँ पर क्या होगा? जौहर होगा। जालोर का किला है, सॉरी आपका शिवाणा का जो किला है उसका नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया? खैराबाद। क्या कर दिया? खैराबाद। और वहाँ का शासन किसको सौंप दिया? कमालुद्दीन गुर्ग है उसको शासन सौंप दिया। इन सब की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? एक तो कानड़ देव प्रबंध से, पद्मनाभ की है। एक वीरम देव सोनग्रारी बात है, वहाँ से हमें क्या है ये जानकारी प्राप्त होती है, वो भी क्या है? पद्मनाभ द्वारा लिखी गई है, वो आगे लिख लेंगे। इतना हो गया तो आप लिख लीजिए शिवाणा का शाखा, हेडिंग डाल लीजिए शिवाणा का शाखा, शिवाणा का शाखा, ठीक है। कहाँ है? तो आप कहेंगे सर कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। कब हुआ? तो आप कहेंगे 1308 में, ठीक है। आक्रमणकर्ता अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, खिलजी का सेनापति कमालुद्दीन, कमालुद्दीन गुर्ग, कमालुद्दीन गुर्ग, ठीक है। यहाँ का शासक कौन? शीतल देव, शीतल देव, ब्रैकेट में लिख लेना। कानड़ देव, कानड़ देव का भतीजा, ठीक है। वहाँ पे भी केसरिया कौन धारण करेंगे? तो केसरिया आप कहेंगे कौन है? शीतल देव। जौहर कौन करेंगे? जौहर मीणा देव, मीणा देव के नेतृत्व में। नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन क्या कर दिया इसका? खैराबाद, खैराबाद नाम किया, क्या नाम कर दिया? खैराबाद, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, खैराबाद नाम कर दिया,
शासन किसका दे दिया, सत्ता किसके पास, सत्ता किसको सौंपी, किसको सौंपी, तो आप कहेंगे कमालुद्दीन, कमालुद्दीन को। किसको सौंपी, कमालुद्दीन को। यहां पर भी अगर विश्वासघात का लिख लीजिए, यहां पे भी पूछ सकते हैं, यहां पर विश्वासघात किसने किया, यहां पर विश्वासघात किसने किया, घात भावला ने, नाम क्या है भावला, और ये भावला कौन है, शीतल देव, देव का सेनापति। तो यहां पर भी ध्यान रखना, कहा जाता है कि विश्वासघात के साथ ही यहां पर इसको भी जीता गया था, ठीक है। हो गया। चले, हो गया। अब आपका कौन सा जालोर का जो शाखा है वो देख लेते हैं। जालोर के शाखा की बता दूं, एक नोट डाल के यहाँ पे ये लिख लेना, एक चीज ये लिख लेना, यहाँ पे सिवाना दुर्ग को जालोर किले की कुंजी कहा जाता है, नोट डाल के ये लिख लेना, किले को जालोर दुर्ग की, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, कहा जाता है, जालोर दुर्ग की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। हाँ, इसमें भी गोरख मिलाया था। जौहर के आगे क्या है सर, मीणा दे, मीणा दे है, नाम है, ये रानी है मीणा दे, हाँ मीणा दे रानी का नाम है, ये रानी है, रानी का नाम है, इन्होंने क्या है जौहर किया था। अब ध्यान देना 1311 में क्या होगा, 1311 ईस्वी में आक्रमण होगा किसके ऊपर, जालोर के ऊपर, ठीक है। यही कमालुद्दीन गुर्ग वगैरह ये आएंगे यहाँ पर आक्रमण करने, और इसी में ध्यान देना, इसी में होता क्या है कि भाई आक्रमण हुआ है, और यहाँ पर दहिया बिक्का या बिक्का दहिया भी कह देते हैं, उनके द्वारा विश्वासघात, मैंने पहले आपको स्टोरी बताई, क्योंकि किले में घुसने का कोई रास्ता था नहीं, ठीक है। वहीं पर सेनापति होते हैं बिक्का दहिया, किसके, कानड़ देव के। इसको लालच दिया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया, पूछा कि भाई कहाँ से घुसे, बोले दीवार तोड़कर, बोलो कि बोले कैसे तोड़े, कहाँ से, बोलो दीवार कच्ची है एक जगह की, बोलो कहाँ की है, बोलो पता नहीं, बोलो कूटेगा यहाँ से, क्या पता नहीं है, तो फिर बोला आइडिया दे सकता हूँ, बोला आइडिया क्या है, बोले कि ऐसे ऐसे राई वाला, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किले के चारों ओर आप क्या कर दो, राई बिखेर दो, और जहाँ से राई पैदावार हो जाए, अंकुरित होना शुरू हो जाए, वही दीवार क्या होगी, कच्ची होगी, उसी को तोड़कर आप क्या कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। वहीं राई के भाव का मैंने बताया था आपको। अब इसमें हुआ क्या कि भाई अंदर घुसे, केसरिया कौन धारण करेंगे यहाँ पर, कानड़ देव, कानड़ देव क्या करेंगे, केसरिया धारण करेंगे। वहीं पर जौहर कौन करेंगे, जैतल देव या जेतल देव, इनकी जो रानी होती है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जौहर करेंगे। और कहा जाता है कि भाई इसमें कौन, कानड़ देव प्रबंध, सॉरी कानड़ देव है, उनकी मृत्यु के बाद में इसका नाम क्या कर दिया, जलालाबाद, जालोर का। और कहा जाता है वीरम देव है, वो लड़ते हुए शहीद हो गए, पहले तो उसको जिंदा ले जाने का प्रयास किया गया, पर वो लड़ते हुए शहीद हो गए, फिर उसका गला काटा गया, इसका वीरम देव का, वो गला ले जाया गया कहाँ पर, दिल्ली। उस गले के साथ में शादी हुई किसकी, फिरोजा की, उसे कटी हुई गर्दन के साथ में फिरोजा ने क्या की, शादी की, और फिर कहा जाता है फिरोजा गंगा यमुना नदी में कूद गए और अपनी आत्महत्या कर ली। कौन, तो कहने का मतलब प्रेम तो सच्चाई था, ठीक है। तो कहा जाता है कि वीरम देव है, उनके सर के साथ में फिरोजा ने विवाह किया, और विवाह करने के बाद में खुद क्या हो गई, यमुना नदी में कूद कर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो उसी को लिख लेते हैं, उसी में लिखो जालोर, जालोर का शाखा, कब हुआ, 1311 ईस्वी में। शासक कौन, आप कहेंगे कानड़ देव, ठीक है। केसरिया किसने किया, तो वही कानड़ देव ने। जौहर किसने किया, जेतल देव ने। विश्वासघात किसने किया, विश्वासघात दहिया,
पीकॉक। इसकी मृत्यु कैसे, इसको मारा किसने? पत्नी हीरा देवी ने। हीरा देवी ने रात को ही सल्टा दिया था इसको, ठीक है। वहीं पर आक्रमण करता आपको कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी। मैं AK लिख रहा हूँ, AK का मतलब अंकित कुमार मत कर लेना, AK का मतलब अलाउद्दीन खिलजी है। तो आक्रमण करता, किले का नाम बदलकर जलालाबाद, क्या कर दिया? जलालाबाद, ठीक है। उसी में लिखना वीरम देव वीर गति को प्राप्त। इनके सिर के साथ फिरोजा का विवाह तथा बाद में फिरोजा यमुना में कूद कर आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या कर लेती है कौन? फिरोजा। साका हुआ ना, जालोर में हुआ ना, केसरिया धारण कौन कर रहा है? कानड़ देव। जौहर कौन कर रही है? आपकी जेतल दे। इसका तो अभी देखना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। भाई इनका गर्दन काट ले गए थे, गर्दन काट के उसके साथ में दिल्ली में ही वहां पर विवाह किया गया इनका है सर। इन्हें भी हाँ वो तो हो गया। हो गया। ध्यान रखना यहीं पर फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर दुर्ग में 2 मस्जिद का निर्माण करवाया गया। एक तो तोपखाना मस्जिद और दूसरी आपकी खिलजी मस्जिद, ठीक है। तो वो भी आप लिख लेना। जालोर में यहीं पर AK ने खिलजी मस्जिद एवं तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। खिलजी मस्जिद है, तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। हो गया। अब ध्यान देना, सुनिए मेरे, इनके ऊपर ज़्यादा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। बस इतना ध्यान रखना ना कि भाई शिरोई में कौन सी शाखा थी। अगर चौहानों की देवड़ा शाखा की अगर बात करें, देवड़ा शाखा की अगर बात करते हैं, चौहानों की देवड़ा शाखा कहाँ पर? शिरोई में। कहाँ पर है? शिरोई में, ठीक है। सोनगरा शाखा आपको पता है, सोनगरा शाखा कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा कहाँ पर है? जालोर में। और हाड़ा चौहानों की अगर बात करें, हाड़ा चौहान शाखा, चौहानों की हाड़ा शाखा की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर? आपकी बूंदी और कोटा में। कहाँ पर? बूंदी प्लस कोटा में। इसको ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें शिरोई में कब है आपकी, कहेंगे सर 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में लुम्बा द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। और जालोर में आपको पता है कीर्तिपाल ने की थी। किसने की है? आपकी कीर्तिपाल ने, ठीक है।
और अगर बूंदी में कहें तो देवा के द्वारा, देवा चौहान के द्वारा, देवा चौहान ने स्थापना की। देवा चौहान ने स्थापना की कहां पर? बूंदी में। कोटा में माधव सिंह ने, माधव सिंह द्वारा चौहान शाखा, चौहान शाखा स्थापना की। चौहान शाखा की स्थापना कौन कर रहे हैं? माधव सिंह कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें बस यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि भाई देवड़ा शाखा कहाँ पर है। काफी बार जो क्वेश्चन है तो आप सीधा सा लिखना कहाँ पर? सिरोही में। अगर सोनगरा शाखा कहाँ पर? तो जालोर की। हाड़ा शाखा कोटा और बूंदी की। किसके द्वारा? तो इधर बूंदी में देवा है, उधर माधव सिंह है, उधर लुम्बा है और इधर क्या है? कीर्तिपाल है। ठीक है, वहीं पर ये आपका क्या है कि चौहान शाखा यहाँ पर पूरी हुई। मेन आपके राजवंश है वो आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। कल जो टॉपिक है या तो छोटे मोटे आपकी जो जाट वंश है जैसे, ठीक है, छोटा सा एक जाट वंश है, एक जैसलमेर का जैसे भाटी वंश है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-2 4-4 1-2 शासक उनके क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप कहोगे तो उनके बारे में चर्चा करें, नहीं तो कल अपन आधुनिक भारत वाला सॉरी आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो शुरू करें। है प्रतिहार वंश पढ़ोगे? या तो एक काम करते, क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इसी से देखो, मेरी बात सुनो, मैं आप समझ नहीं रहे हैं। मैं देखो एक चीज़ मैं बताऊं, समझे एक बार मेरी बात सुन ले। अगर राजस्थान इतिहास की अगर बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, राजस्थान इतिहास की बात करते हैं तो इसे हम कितने भागों में मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन, आधुनिक। समझे, एक बार मैं बता देता हूँ। प्राचीन में क्या पढ़ते हैं आप? अभिलेख पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? अभिलेख है, शिलालेख है, शिलालेख है, सिक्के हैं और सभ्यता है। क्या है? सभ्यता। ये बड़ा पार्ट किसमें आता है आपका? प्राचीन में। हद मार के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 2। हद मार के कितने क्वेश्चन? 2, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर आपकी सभ्यताओं में पूछ लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो भाई आपका सिक्के या शिलालेख में कोई एक आध क्वेश्चन पूछ ले। वहीं पर मध्यकालीन भारत की अगर बात करते हैं तो इसमें सारे के सारे जो राजवंश हैं, जितने भी राजवंश हैं सारे के सारे कहाँ से पूछे हैं? आपके इसी मध्यकालीन भारत में। और इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 3 या कभी कभी 4, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4, नहीं तो जनरली आपके 3 क्वेश्चन। आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं तो आधुनिक भारत है, इसमें आपका 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जनजाति आंदोलन है वो आपको देखने को मिल जाती है, प्रजामंडल है वो आपको देखने को मिल जाता है, और एक आपका एकीकरण है वो आपको देखने को मिल जाता है। ये टॉपिक है छोटे, आपके टॉपिक ज़्यादा है बेशक पर है छोटे छोटे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 5 से 6 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ कि 100% अगर ये इतिहास है आपका, 100% इतिहास है आपका राजस्थान का, उसमें 20% संभावना है आपकी, मतलब सिलेबस की अगर बात करें तो 20% 10% ही मानो, 10% आपके सिलेबस किसका है? प्राचीन भारत का। और 60% जो सिलेबस है आपका लेंथी वो किसका? मध्यकालीन भारत का। बचा कितना? 30% भाग है आपका इतिहास का, वो इसका पढ़ते हैं। कितना? सबसे ज़्यादा आप पढ़ते किसको हो? मध्यकालीन भारत को। सबसे ज़्यादा समय अगर कोई खराब होता है, सबसे ज़्यादा अगर आपके नोट्स किताब में भरते हैं, कॉपी में नोट्स भरे जाते हैं, किसमें भरे जाते हैं? इसमें। क्वेश्चन कितने? 2-3, हद मार दिया, कभी कभी 4, तो 4 तो मैं कह रहा हूँ कि जाना ही नहीं है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, वहीं पर एक पार्ट आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है 30%, और क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 5 से 6 क्वेश्चन। और इसमें भी जो ये 3 क्वेश्चनों का वेटेज बताया ना मैं, इन 3 क्वेश्चनों में भी ज़्यादातर क्वेश्चन आपके मेवाड़ से। एक क्वेश्चन तो पक्का कहाँ से मिल जाएगा? मेवाड़ से। खत्म। एक आध मिलेगा तो आपका राठौड़ वंश से, और एक आध मिलेगा तो आमेर से। संभावना इन 3 वंशों से आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। कभी कभार अगर भाई ज़्यादा ही उसको मना आ गया तो कभी कभार ये छोटे मोटे कोई दूसरे आपके राजवंश हैं उनसे पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब आपने 3 क्वेश्चनों का लगभग आपका वेटेज अभी तक आपने पूरा कर लिया। अब एक क्वेश्चन के लिए आप बाकी सारी की सारी मेहनत है वो आप करेंगे। तो एक है ये वेटेज, मैं इसलिए पहले क्या आधुनिक भारत है ये शुरू करना चाहता था, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आने वाले 3 से 4 दिन हैं, अपन छोटे मोटे राजा टुसपूछ ये पढ़ेंगे जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, और वो भी साल 12 महीनों में कभी एक आध पेपर में कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो बात अलग होती है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें जिस पर क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी होती है। और ये भी मैं कह रहा हूँ इनमें 3 वंश है, मेवाड़ है, राठौड़ है और आपका आमेर वंश है। और दूसरे वंश है ना, दूसरे वंश उनका शाखा याद कर लेना बस। जैसे चौहान है, चौहान का एक तो पृथ्वीराज तृतीय याद कर लेना, एक विग्रहराज चतुर्थ है उसको देख लेना, एक अजय राज को देख लेना। ठीक है, इन 3 शासकों को देख लोगे आपका काम बन जाएगा। आप रणथंभौर में जाओगे तो रणथंभौर में आपको सिर्फ और सिर्फ हमीरदेव को देख लेना, काम बन जाएगा। इधर आपका सिवाना का किला का शाखा है, और एक आपका कौन सा? जालोर का शाखा, ये देख लेना, काम बन जाएगा। बाकी सब चीज़ें नहीं है, क्वेश्चन भी अगर उनमें पूछेंगे तो बाई चांस क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, बाकी चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं बनता है जनरली। ठीक है, और इस वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ क्या है? छोटा पार्ट है, जल्दी समाप्त होने वाला पार्ट है, क्योंकि ये देखो 70% भाग तो आपका यही है, 70% भाग तो ये खा गया, सिर्फ 30% भाग पढ़ना पड़ता है आपको किसका? इसका। और सबसे ज़्यादा वेटेज भी किसका पूछा जा रहा है? इसी का। आपको पता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? आप पूछ लेता है कि भाई सबसे पहला प्रजामंडल, उसके संस्थापक कौन? जयपुर प्रजामंडल है। एकीकरण में पूछ लेता है, तीसरे भाई पार्ट है उसमें किसका एकीकरण किया गया? ठीक है, तो ज़्यादातर आप जो क्वेश्चन देखते हैं तो आपको खुद को पता है किससे पूछे जा रहे हैं आपके, इसी वाले पार्ट से। 1857 की क्रांति हो, किसान आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, आपका प्रजामंडल आंदोलन हो, एकीकरण हो, या महत्वपूर्ण संस्थाएं और समाचार पत्र,
देखने को मिलता नहीं मिलता। तो इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है हमें बजाय इसके। और इसमें जो महत्वपूर्ण हमारे थे वो हम कर चुके हैं। फिर भी अगर हमारे पास लास्ट में समय रहेगा, ठीक है, तो हम इसमें जो कुछ शासक जैसे जाट वंश है, प्रतिहार वंश है और एक जैसलमेर का वंश है, ठीक है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, कल हमारी जो होगी वो हम 1857 की क्रांति से आधुनिक भारत है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, नागौर नाडोल शाखा उनके